हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आई होप आप लोगों का पीसीएस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। आंसर की से आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा। कट ऑफ वटॉप के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। वो सब आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। वैसे लेवल ऑफ पेपर जो है वो ईजी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट था। तो पिछले बार का कट ऑफ शायद 82 to 83 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस बार का भी जो कट ऑफ है वो इतना ही रहने वाला है। तो मेरा मानना तो है कि 80 से 85 जिनका क्वेश्चन सही है आफ्टर डिडक्शन, वो आराम से मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके नहीं भी हैं इतने, उनको भी तो मेंस की तैयारी करनी है ना। यदि आप पीसीएस के लिए डेडिकेटेड हैं तो आपका इस बार प्री नहीं भी निकलता है तब भी तो आपको मेंस की तैयारी करनी है ना। हाँ, अभी इतना ज़रूर कहूँगा कि जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ है वो अब यूपी पीसीएस आरओ के लिए फोकस करें, ठीक है। यूपी पीसीएस आरओ के लिए फोकस करें। और जिनका पेपर ठीक नहीं हुआ है उनको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीखने की ज़रूरत है पेपर से, पेपर पैटर्न से। किस तरह से यूपी पीसीएस ट्रेंड चेंज कर रहा है क्वेश्चंस का। पेपर को एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। और अगली बार के लिए अच्छे से लग जाओ, ठीक है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये जीएस वर्ल्ड के टेस्ट सीरीज है, ठीक है। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए इन्होंने 11 टेस्ट कंडक्ट कराए, ठीक है। 11 टेस्ट कराए जिसमें से 2 जनरल हिंदी के हैं और बाकी जो पेपर है 9 पेपर जो हैं वो जीएस के हैं, ठीक। जीएस वर्ल्ड ने 11 टेस्ट को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। इनमें से 5 टेस्ट जो हैं जीएस वर्ल्ड के वो उन्होंने सेक्शनल वाइज बनाए, ठीक है। सेक्शनल वाइज समझ रहे हैं। जैसे पहला टेस्ट हिस्ट्री का मिल जाएगा, सेकंड टेस्ट पूरा ज्योग्राफी का, तीसरा टेस्ट और किसी सब्जेक्ट का, ठीक। 4 टेस्ट जो है वो मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट यानी इसमें पूरे सब्जेक्ट रहेंगे जैसे यूपीपीसीएस में होता है ओरिजिनल एग्जाम, ठीक है। और बाकी 2 टेस्ट हैं वो जनरल हिंदी के हैं, ठीक है, जनरल हिंदी के हैं, ठीक है। तो इस तरह से 11 टेस्ट हो जाते हैं। तो ये पहला टेस्ट है, ठीक, टेस्ट नंबर 1 है, हम लोग इसको करते हैं। और ये इंडियन हिस्ट्री का है, चूँकि सेक्शनल है ना, आपको पता है 5 टेस्ट जो है वो सेक्शनल वाइज है। तो आइए फिर जल्दी से करते हैं। 5 दिसंबर को एग्ज़ाम है, आपको पता है ना, 5 दिसंबर को। तो अच्छे से लग जाइए। जिनका यूपी पीसीएस में ठीक स्कोर नहीं रहा है वो इसको फोकस करें बहुत अच्छे से। जिनका अच्छा रहा है वो तो इसमें भी अच्छा कर लेंगे, उनका कोई इशू नहीं है। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया था। जस्ट फैक्ट है, आसान सा क्वेश्चन है। आंसर कौन है? जॉन मार्शल। 1902 और 1928 के बीच में आप पढ़ेंगे तो जॉन मार्शल साहब इस बीच एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। डायरेक्टर जनरल यानी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो थी उसके महानिदेशक थे, ठीक। और इस इंडस वैली की जो 2 मेन साइट थी, 2 मेन साइट कौन? पहली हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदड़ो। इन दोनों की एक्सकैवेशन जो थी, पूरी निगरानी का जिम्मा इन्हीं पे थी, ठीक है, जॉन मार्शल साहब पे, ठीक है। आगे बढ़ें। ये देखिए आपको जॉन मार्शल साहब दिख रहे हैं, जो कि पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ एक्सकैवेशन जहाँ हो रही है वहाँ पे ये ओवरसा कर रहे हैं, यानी निगरानी कर रहे हैं। चलिए आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर का मतलब है इस तरह से, ठीक है, यानी अपोजिट हिंदी। जैसे इंग्लिश लिखते हैं हम लोग हिंदी लिखते हैं वैसे नहीं, उसके उल्टे। आपने अकबर साहब के बारे में पढ़ा होगा कि अकबर साहब के बहुत सारे जो अभिलेख थे और शिलालेख थे। शिलालेख यानी रॉक पिलर और इंस्क्रिप्शन, और अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अशोक साहब के बहुत सारे रॉक पिलर और इंस्क्रिप्शन खरोष्टी भाषा में लिखे हुए हैं। तो अशोक साहब के रॉक पिलर्स पे और इंस्क्रिप्शन पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन खरोष्टी भाषा में उकेरी गई है, लिखी हुई है, ठीक है। पहले इस लिपि को देख लीजिए आप लोग। देखिए फिगर देखिए, ये खरोष्टी लिपि है, ठीक है, खरोष्टी लिपि। और इसको दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो अब इसको पढ़ना तो आसान तो नहीं था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा एमसीक्यूज में कि अशोक साहब के जो इंस्क्रिप्शन पे खरोष्टी लिपि लिखी है उसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है। तब आपने एक नाम सुना होगा, जेम्स प्रिंसेप। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने क्या किया था, एक खरोष्टी लिपि को समझ ले गए थे और अशोक साहब के रॉक पिलर्स पे और इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा है इन्होंने काफ़ी कुछ हद तक समझ भी लिया था, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, खरोष्टी। चलिए तीसरा करते हैं। इसमें मैचिंग करानी है, जल्दी से मैचिंग करा दीजिए। जो आसान रहा करे उसको जल्दी से देख लिया करो। शक संवत आपको पता है ये कुषाण वंश के द्वारा किया गया था, ठीक है। शक संवत के बारे में आपको पता है कि ये कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और कनिष्क किसके कल के थे, उनका वंश कौन सा था, डायनेस्टी कौन सी थी, बताइए जल्दी से। कुषाण, ठीक है, कुषाण वंश के थे वो। और ये संवत जो स्टार्ट हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट संवत होता है विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत के लिए आपको और पीछे जाना पड़ेगा। ये 78 ईस्वी जो लिखा है वो ईस्वी मतलब समझ रहा है ना, एडी है, ठीक है। और ईसा पूर्व यानी बीसी। इसके बाद इंपॉर्टेंट है विक्रम संवत। विक्रम संवत के बारे में आप लोग जानते होंगे, राजा विक्रमादित्य थे उज्जैन के, ठीक है। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के, उन्होंने ये संवत स्टार्ट किया था और उनका जो टाइम फ्रेम था वो 58 ईसा पूर्व यानी 58 बीसी में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था, ठीक। गुप्त संवत को स्टार्ट करने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। और इनका टाइम फ्रेम जो था संवत का स्टार्ट करने का समय 320 ईस्वी, ठीक है, याद रहेगा, सी का 2। और लास्ट में बचा कली संवत, ये 3102 हो जाएगा और ये बीसी है, ठीक है। इस तरफ देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉसिंग करने पे ना दिक्कत हो रही है आंखों को, यहाँ पे देख लीजिए तो आपको ईजी हो जाएगा।
विक्रम संवत 58 BC, शक संवत 78 AD, गुप्त संवत 320 AD और कली संवत जो है वो 3102 BC। ठीक है। कभी कोई पूछ लेता है कि विक्रम संवत और शक संवत में टाइम डिफरेंस कितना है, जैसे 78 AD में और 58 BC में टाइम डिफरेंस कितना है, तो किससे किसको घटाओगे, आपको 78 AD से घटाना पड़ेगा 58 BC को। ठीक है, तो आ जाएगा। अगर डिफरेंस पूछेगा तो घटा के बता देना, और इसको ऐसे ही मत घटा देना। ठीक है, पहले 78 से आप 0 तक जाना, ठीक है, और फिर 0 से 58 तक जाना, तब आएगा नंबर। ऐसे सिंपल सा नहीं घटा देना, 78 - 58, 0 बचा और 7 में से 5 गए, 2 बचा तो 20 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे भी मैथ वाला लॉजिक है, यूनिट सेम रहती है तभी घट सकती है कोई चीज़, है ना। तो यूनिट यहाँ पे सेम नहीं है, एक AD है एक BC है, तो किस AD को पहले BC बना लो फिर घटाओ। तो 78 AD को BC बनाने के लिए क्या किया, पहले हम 0 तक गए, ठीक है, 0 से आगे गए तो फिर वो BC बन गया। ठीक है, सिंपल सा। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे मैचिंग का है, तो मैचिंग तो कर लोगे ना, यहाँ पे हम लोग सीख लेना, इसकी क्या जरूरत है। चलिए 14 कीजिए। 4th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाई कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। वेद समझते हैं, वेद क्या होते हैं। वेद का वैसे मतलब क्या होता है, सिंपल, वेद का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज। ओके, और वेदों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि ये सबसे पुराने हिंदुइज्म के टेक्स्ट हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म। वेद कितने हैं आपको पता है, 4 वेद हैं। ठीक है, जिनका टाइम फ्रेम अलग अलग है, अलग अलग टाइम पे लिखे गए हैं। ठीक है, एक साथ नहीं लिखे गए हैं। जिसमें से सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना है ऋग्वेद। जो टाइम था ऋग्वेद का लिखने का वो था 1500 से 1200। अब 1500 से 1200 आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, BC में बात हो रही है। ठीक है, BC। और बाकी जो 3 थे, ठीक है, बाकी जो 3 थे उनका टाइम फ्रेम जो था लिखने का वो 1200 से 900 BC के आसपास था। ठीक, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा हुआ, ऋग्वेद। और बाकी 3 कौन से हैं, यजुर, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनका टाइम फ्रेम था 1200 से 900 BC के आसपास। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते होंगे ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के चैप्टर के बाद हिस्ट्री में आप वेदों वाला चैप्टर पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये वही टाइम है जिसे वैदिक पीरियड पढ़ते हैं ना, वैदिक काल, उसी में है ये सब। तो यहाँ वैदिक काल जो है 1500 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके पहले क्या चल रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम फ्रेम दिया है हिस्टोरियन ने, वो क्या दिया है, ये सब जगह अलग अलग दिखेगा आपको। 3500 से 1500 तक जाएगा। ठीक है, 3200 से 1800 तक जाएगा, ऐसे दिखेगा। मतलब मोटा मोटा समझिए 1500 तक था। ठीक है, 1500 तक यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद फिर वैदिक पीरियड शुरू हो गया। तो यहाँ 1500 से आपको ऋग्वेद स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन से आप एक फैक्ट निकाल सकते हैं कि वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, और स्थिति क्वेश्चन से समझ में आ रही है। यदि वेद मंत्रों की रचना की जा रही है महिलाओं द्वारा, तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत 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 अच्छी थी। पढ़ी लिखी होंगी ये महिलाएं, तभी ना रचना कर पा रही हैं वेद मंत्रों की। इसका मतलब है कि वैदिक काल में, खासतौर से ऋग्वेद काल में, महिलाओं की स्थिति एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी थी। ठीक है, और ब्रह्मवादिनी समझ रहे हैं ना, ब्रह्मवादिनी का मतलब है जो वैदिक टेक्स्ट को जो स्टडी करती हैं उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। ठीक है, आपको ये साइड में कुछ नाम दिख रहे हैं, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता और किस्सोवारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको याद रखना। और ये ऐसी ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। ठीक है, लोपामुद्रा के बारे में आप लोग जानते हैं, ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ठीक है, अगस्त ऋषि की पत्नी थी लोपामुद्रा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लोपामुद्रा। ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, गार्गी जी के बारे में थोड़ा देख लेना। यहाँ पे वेद मंत्रों की रचना एक्चुअली पूछा है, गार्गी के बारे में उपनिषद मंत्रों की यदि रचना में अगर टाइम फ्रेम पूछा होता तब शायद गार्गी भी आंसर हो जाता। तो थोड़ा इसको चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि ब्रह्मवादिनी तो गार्गी भी थी। ठीक है, इन्होंने भी वैदिक टेक्स्ट का यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था। इनको भी वेदज्ञ बोला जाता है। ठीक है, वेदज्ञ। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए, इनके नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछता रहता है PCS। और सिर्फ नाम ही याद ना रखना, नाम के साथ ये 2 फैक्ट याद रखना। ठीक है, ब्रह्मवादिनी थी और उन्होंने काम क्या किया है, नहीं तो फिर वहाँ पे यही समझ में आता है यार, पढ़े तो थे, नाम तो पढ़े थे। चलिए 5वां क्वेश्चन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर चित्रित नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता रहता है। ठीक है, पशुपति मोहर जो है पहले उसको देख लीजिए, फिर समझ में आएगा। इस पिक्चर को देखिए, ये पशुपति मोहर है पहली चीज़। ठीक है, ये अब टूट गई है। ठीक है, टूट गई है। आपको पिक्चर दिख रही होगी, यहाँ पर ध्यान केंद्रित करते हुए यहाँ पे एक इमेज दिख रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इतनी बजे आपको ध्यान मुद्रा वाली इमेज दिख रही है। ठीक है, मैं जूम कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब ये जो इमेज है इसके पास में जो आपको जानवर दिख रहे हैं उनको देखना है ध्यान से। ये वाली फिगर किस जानवर की है, ये आपको बाघ दिख रहा है। ठीक है, और जूम कर दें, ज़्यादा जूम करेंगे तो ब्लर हो जाएगा ना। ठीक है, इतने में समझ में आ रहा। ये बाघ है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये एलिफेंट है, हाथी है। ठीक है, तो यहाँ पे एलिफेंट लिख दिया मैंने, यहाँ पे टाइगर लिख दिया। और ये आपको क्या दिख रहा है, इसको भैंसा बोल लो चाहे गंडा बोल लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, तो आप इसको गंडा मान लो। ठीक है, ये गंडा है। ठीक है, और ये भैंसा है। तो आपको 4 जानवर मिले, भैंसा, गंडा, एलिफेंट और यहाँ पे टाइगर। और इनके पाँव के पास नीचे आपको ये 2 हिरन की पिक्चर दिखती हैं। एक तो टूट गई है। ठीक है, आज की स्थिति यही टूटी हुई है, तो ये भी पूछता है, तो ये भी ध्यान रखना। नीचे जो है वो 2 हिरन है, तो यहाँ पे मैं DL लिख दे रहा हूँ। तो आपको कौन कौन से यहाँ पे एनिमल्स दिखे, बाघ दिखा, हाथी दिखा, भैंसा दिखा, गंडा दिखा और नीचे हिरन दिखा। ठीक, तो जल्दी से आप रिजेक्ट कर दीजिए, कौन सा जानवर नहीं देखा आपने। हाथी देखा, बाघ देखा, गंडा देखा, बैल नहीं देखा ना, ऑक्स थोड़ी ना देखा। बैल की जगह क्या था, भैंसा था। ठीक है, भैंसा था, तो ये गलत हो गया, गलत बताना था। चलिए आगे करिए। 6वां क्वेश्चन देखिए।
छठवां क्वेश्चन है, शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? शाहजहाँ का जल्दी से टाइम फ्रेम बताइए। इनका टाइम था 1627 से 1658, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये जान लेना कि बल्ख अभियान है क्या, ठीक। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का ऑब्जेक्टिव था कि अपने एम्पायर को, अपने शासन को दुश्मनों से बचाना और जो आसपास के कबीले थे, विद्रोही थे, उन पर कंट्रोल करना, ठीक है। आपको एक ऑप्शन में खैबर दर्रा दिख रहा है। खैबर दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन बहुत बार पूछता है। अगर पूछा जाए खैबर दर्रा कहाँ पे है तो क्या लगाएंगे? अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंट्री यहीं से होती थी, ठीक है। यहीं से एंट्री होती थी खैबर दर्रे से, ठीक है, खैबर दर्रे से। और दर्रा आप लोग समझते होंगे, सिंपल सा क्या, एक पैसे, एक जाने का रास्ता, सिंपल। इस फिगर को देखिए, आपको ये पास दिख रहा, रास्ता दिख रहा, ठीक है। इसी यही है खैबर दर्रा, ठीक है। खैबर दर्रा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, खैबर दर्रा, याद रहेगा। ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और इन दो पहाड़ियों के बीच में आपको ये पैसेज दिख रहा है, इसी को बोलते हैं खैबर दर्रा। यहाँ से एंट्री करते थे अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक। तो यहाँ पे अपने आदमी बैठाना बहुत जरूरी था ना। हाँ, तो शाहजहाँ साहब ने सीमावर्ती क्षेत्र जो थे इस पास के पास, दर्रे के पास, यहाँ पे अपने लोगों को बैठाला हुआ था, ठीक है, ताकि विद्रोही और जो कबीले लोग हैं उन पर कंट्रोल कर सकें, नियंत्रण कर सकें। ये था इनका अभियान, ठीक। चलें वापस चलें, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, खैबर दर्रे के पास आसपास रहने वाले विद्रोही कबीलों पर नियंत्रण रखना, ठीक। यहाँ पे टाइम फ्रेम भी है, याद देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बाबर का टाइम स्टार्ट कब होता है? 1526 से 1530 तक, ठीक। उसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं, इनका टाइम 1530 से 1540, फिर ये दोबारा आते हैं 1555 से 1556, ठीक है। अकबर का 1556 से 1605, 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, अकबर साहब की। जहांगीर 1605 से फिर 1627 और शाहजहाँ फिर 1627 से 1658। ये 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी आगे भी हैं। तो इन 5 एम्परर में सबसे बड़ा शासन किसका दिख रहा है आपको? अकबर साहब का दिख रहा है, ठीक है, 49 ईयर्स का। अगर पूछे तो अकबर साहब का लगा देना, ठीक। सबसे कम किसका दिख रहा है? बाबर का, 4 साल, केवल 4 साल। चलिए आगे करते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला शासक कौन था? यहाँ पे चारों ऑप्शन में आपको गुलाम वंश के शासक दिख रहे हैं, ठीक है। और ये वंश कब से कब तक एक्टिव रहा? ये 1206 से 1290 तक, ठीक है, याद रखना इसको। तो फिर 1206 में एंट्री किसने मारी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर इसके बाद आराम शाह आए, ठीक है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर फिरोज शाह आए, इसके बाद फिर रजिया सुल्तान आई, ठीक है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर यदि आप देखेंगे 1265 से लेके 1287 यानी 1287 तक का ये समय था बलबन का, ठीक है, बलबन का। इन्होंने अपने विरोधियों के लिए लॉ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बलबन जो है ना बहुत बहुत निर्मम शासक था। इस नीति का ऑब्जेक्टिव ही था कि तलवार का प्रयोग करना है, कठोरता और शक्ति से पेश आना है, खून बहाना है। बलबन के राज दरबार में 2 प्रथाएं चलती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, पहले को बोलते थे सिजदा और दूसरे को पेबोस। सिजदा का मतलब क्या होता था? सुल्तान को झुककर नमस्कार करना सिजदा होता था, ठीक है। और पेबोस का मतलब होता था कि सुल्तान के पैरों को चूमना, ठीक है। आपने इल्तुतमिश के द्वारा एक बनाई गई संस्था का नाम याद होगा आपको, जिसे बोलते थे कॉर्प्स ऑफ 40, ठीक है, कॉर्प्स ऑफ 40। कॉर्प मतलब सैनिक, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अमीर चहलगनी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अमीर चहलगनी, जिसका मतलब होता था कि 40 अमीर लोगों का एक ग्रुप। इसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है। और इन 40 लोगों के ग्रुप, ये जो अमीर लोगों का 40 लोगों का ग्रुप है, इसके सदस्य खुद बलबन साहब भी थे, ठीक है। और फिर बाद में आपने पढ़ा होगा कि बलबन ने इसी अमीर चहलगनी को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। और इस सिजदा और पेबोस जो प्रथा थी वो खासतौर से इन्हीं के लिए थी, ताकि इन लोगों का घमंड टूटे। क्योंकि इसमें जो ग्रुप में थे ये 40 लोग, एक तो खुद बलबन थे, तो अब 39 बचे। 39 ये सारे लोग अमीर लोग थे, ठीक है। और इनका घमंड तोड़ने के लिए बलबन साहब ने ये प्रथाएं स्टार्ट की थी, क्योंकि बलबन अंदर से इन सबसे नफरत करता था। बलबन के बारे में एक उत्सव भी याद रखें जिसका नाम है नवरोज, ठीक है, नवरोज। ये भी पूछता है कि नवरोज जो उत्सव था उसको चलाने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो बलबन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नवरोज उत्सव, ठीक। तो यहाँ पे आंसर बलबन हो गया, ठीक है, लोहे और रक्त की नीति बलबन। चलिए आगे करते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अभी आपने इन सभी का टाइम फ्रेम देखा था। बाबर का समय क्या देखा था? 1526 से 1530 देखा था, ठीक है। अकबर का समय बताएंगे? अकबर का समय हम लोगों ने 1556 से और 1605 तक देखा था। 1605 याद रखिए, ठीक है। अकबर साहब की मृत्यु हो गई थी 1605 और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर अकबर साहब के जाने के बाद 1605 में एंट्री मार देते हैं जहांगीर साहब, ठीक है, 1605 से 1627 तक, ठीक। और आप भक्त तुकाराम का टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये 1608 से 1649 तक। अब आप इजीली मिला लेंगे 1608 से 1649 तक। किस टाइम फ्रेम में आ रहे हैं देख लीजिए। तो 1608 यानी जहांगीर के समय से स्टार्ट हो रहे हैं, और जहांगीर के बाद 1927 के बाद कौन आ जाते हैं? शाहजहाँ, ठीक है, 1627 से 1657 तक, ठीक है। तो भक्त तुकाराम का समय है 1608 से 1649, यानी ये जहांगीर के समय पे भी थे और शाहजहाँ के भी समय पे थे, ठीक है। चूँकि शाहजहाँ ऑप्शन में है नहीं तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं।
ये नवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मंदिर से टेम्पल से यहाँ का लोकेशन यहाँ पे मैच कराना है, ठीक है। जल्दी से हम लोग मंदिर देख लेते हैं। इस फिगर को देखिए, ये दोनों मंदिर एक ही हैं, ठीक है। ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये कौन सा मंदिर है? विद्याशंकर टेम्पल। कहाँ पे? कर्नाटक में, याद रखना, ठीक है। ये राउंड शेप में मंदिर है, राउंड शेप में, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है, राउंड शेप में। और कर्नाटक में अगर जगह पूछे तो श्रृंगेरी में, याद रहेगा। तो इस मंदिर का नाम याद रखना, विद्याशंकर टेम्पल, कर्नाटक। जूम कर दे रहे हैं, ठीक। आगे बढ़े। और ऑप्शन में था राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और भीमेश्वर मंदिर। हमको इनको भी जल्दी से देख लेना है। यहाँ पे आ जाइए, ये मंदिर को देख के बता सकते हैं कौन सा मंदिर है? ये राजा रानी मंदिर है, ठीक है। ये कहाँ पे? ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा, ठीक। यहाँ पे और भी है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, राजा रानी टेम्पल, भुवनेश्वर, ठीक है, याद रहेगा। इस मंदिर को देख के बताइए कौन सा मंदिर है? मैं फुल जूम कर दे रहा हूँ, देखिए ये महादेव कंदरिया है, ठीक है। और ये मंदिर कहाँ पे है? कंदरिया महादेव, ये खजुराहो में है, ठीक है, खजुराहो। और खजुराहो कहाँ पे है? MP में, ठीक, याद रहेगा। एक पिक्चर और पड़ी है यहाँ पे साइड व्यू देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये भी साइड व्यू है। और ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे बना है मंदिर, ठीक है, बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे। चलिए, और एक टेम्पल और आपको देखना है, ये आपको लेक के बगल में टेम्पल दिख रहा है। मैं और जूम करूँ, ये मंदिर बताएंगे कौन सा है? ये भीमेश्वर महादेव टेम्पल है, ठीक है, भीमेश्वर महादेव टेम्पल। तो आपको इस नाम से 2 टेम्पल मिलने वाले हैं, ठीक है। भीमेश्वर महादेव के नाम से 2 टेम्पल हैं। एक तो भीमताल में ही है जो आपको दिख रहा है इमेज में, ठीक है, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में। दूसरा भीमेश्वर महादेव टेम्पल है, ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो आंध्र प्रदेश वाला पूछा है, तो दोनों याद रखना, आंध्र प्रदेश वाला भी और ये उत्तरांचल वाला भी, यानी ये उत्तराखंड वाला। चलें हम क्वेश्चन पे चलें, तो जल्दी से मिला दीजिए। राजा रानी मंदिर आपने कहाँ पे पढ़ा? ये उड़ीसा में पढ़ा, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा इसका। कंदरिया महादेव आप लोग जानते हैं ये कहाँ पे? खजुराहो में, MP में, ठीक है, तो ये तो सही मैच है, तो इसका ये 3 हो गया। विद्याशंकर मंदिर कहाँ पढ़े थे? कर्नाटक में पढ़े थे, ठीक है, कर्नाटक में पढ़े थे। और भीमेश्वर मंदिर ये आपने उत्तराखंड में भी पढ़ा, ठीक है, उत्तराखंड में भी पढ़ा और आंध्र प्रदेश में भी पढ़ा, ठीक है। तो भीमेश्वर के यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से 1 हो जाएगा, ठीक। तो कोडिंग क्या बना? 2431, ठीक है, 2431 ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। 10वां क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन का पोषण कैसे हुआ? ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, जैन फिलॉसफी के बारे में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आप लोगों को जैसे पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है जैन दर्शन का, जैन फिलॉसफी का, वो अहिंसा पर रहा है, ठीक है, यानी अहिंसा का सर्वोच्च स्थान था जैन फिलॉसफी में, ठीक है। चलिए, जैन दर्शन गॉड पे बिलीव नहीं करता है, पहली चीज़, ठीक है। ये वेदों पे विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, वेदों को मिथ्या बताते हैं, ठीक। और ये किसके कारण बोल रहे हैं? कर्मकांडों की वजह से, कर्मकांड की जो अधिकता है उसके वजह से मिथ्या बोला जा रहा है। और जैन दर्शन मानता है कि सृष्टि की रचना सार्वभौमिक सत्य से हुई है, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जैन दर्शन में पूछा जाता है कि तीर्थंकर कितने, तो क्या बताते हैं? 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है, 24 तीर्थंकर हैं। और सबसे अंतिम वाले कौन है? महावीर साहब, ठीक है, महावीर। तो महावीर लास्ट हैं, ठीक है। पहले कौन है? पहले बताएंगे, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। इनको ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभदेव कह लीजिए या ऋषभनाथ बोल लीजिए, ठीक है। तो ऋषभदेव साहब जो हैं वो पहले तीर्थंकर थे और महावीर साहब लास्ट तीर्थंकर थे, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 11वां क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक। और व्हाइट पैगोडा बताएंगे, व्हाइट पैगोडा किसे बोला जाता है? व्हाइट पैगोडा बोला जाता है जगन्नाथ टेम्पल को। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे? पुरी में, पुरी, ठीक है, यानी उड़ीसा। पैगोडा जो है ना वो टेम्पल का ही सिनोनिम है, ठीक है, तो पैगोडा से कंफ्यूज मत हुआ करो, क्या है पैगोडा यानी सिनोनिम टेम्पल है। इस फिगर को देखिए, ये आपको देखना कोणार्क सन टेम्पल, यही है ब्लैक पैगोडा, ठीक है। और एक टेम्पल और आपको देखना जिसे हम लोग व्हाइट पैगोडा के नाम से जान रहे हैं। इस फिगर को देखिए, जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट पैगोडा। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे? पुरी में, ठीक, याद रहेगा। चलिए, ठीक, तो 11 का आंसर सी। देवगढ़ मंदिर कहाँ पे? ये ललितपुर में है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, ललितपुर में। और एक गुप्तकालीन मंदिर है, ठीक है, मैं आपको दृष्टि पीपीएस टेस्ट सीरीज में कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे हम लोगों ने इसका इमेज वगैरह देखा था। और यहाँ पे भगवान जी कौन से बैठे हैं? विष्णु जी, ठीक है, विष्णु जी। चलिए आगे आइए, 12वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक भी क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। और ये एलिफेंटा की जो गुफा है उसमें एक आपको मूर्ति दिखेगी, किसकी? महादेव की, ठीक है, महादेव की। लेकिन इनको 3 रूप में दिखाया गया है वहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाया गया है, ठीक है, इसलिए उसको त्रिमूर्ति बोलते हैं। इस इमेज को देखिए, ये त्रिमूर्ति इमेज है, ठीक है, त्रिमूर्ति इमेज आपको ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, ठीक। चलिए, कहाँ पे? एलिफेंटा में, याद रहेगा, एलिफेंटा। और इन मंदिरों के बारे में आप लोग जानते होंगे, कई बार फैक्ट पूछा भी जा चुका है, किसके द्वारा ये बनाया गया है? राष्ट्रकूटों के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रकूटों के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट याद रखना। 13 क्वेश्चन देखिए, जस्ट फैक्ट है, याद रख लेना है बस। उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये जल्दी बताइए। बेलम घाटी में भी मिले हैं, चंदौली में भी मिले हैं, सोनभद्र में भी मिले हैं। अगर पर्टिकुलर जगह पूछे तो वो भी हम लोग जान ले रहे हैं, ठीक है। बेलम घाटी की जगह 2 है, दनाला, ठीक, चंदौली की जगह चकिया और सोनभद्र की जगह सिंगरौली, जहाँ पे पुरापाषाणकालीन सभ्यता के एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर, चलिए आगे आ जाइए। 14वां क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी के का जो आर्किटेक्चर है उसका उदाहरण पूछा है। तो फतेहपुर सीकरी तो ये बहुत बड़ी टूरिस्ट प्लेस है ना,
ये क्या है? एक टाउन है। कहाँ पे बताएंगे? ये फतेहपुर जिला नहीं है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी एक जगह है आगरा की, ठीक है। आगरा में एक जगह है फतेहपुर सीकरी के नाम से, जहाँ पे आर्किटेक्चर का हब है। आइए हम लोग घूमते हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में आपको बुलंद दरवाजा मिलेगा, ठीक है। तो आपको बुलंद दरवाजा याद रखना है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। जूम कर दें, अब दिख रहा? अब ठीक है। चलिए, और कौन सा आर्किटेक्चर देखना है हम लोगों को? आपको सलीम चिश्ती साहब की दरगाह भी मिलेगी, ठीक है। सलीम चिश्ती की टॉम्ब कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में ही, ठीक है। ये टॉम्ब है, ये भी देख लीजिए, ठीक। चलिए और आ जाइए। और फतेहपुर सीकरी में क्या है ये बताएंगे? क्या है? ये जोधाबाई का पैलेस है, ठीक है। जोधाबाई का पैलेस है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, ये देख लीजिए, ठीक। और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जामा मस्जिद भी है, ठीक है। जामा मस्जिद कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, ये जामा मस्जिद है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी में आपको मरियम का महल मिल जाएगा, ठीक है। बीरबल का महल मिल जाएगा, दीवाने खास मिलेगा, दीवाने आम मिलेगा और पंच महल मिलेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना इनको। सारी इमेज डालना पॉसिबल नहीं था। आप लोग वहाँ पे फतेहपुर सीकरी टूरिज्म डालेंगे तो सारा दिख जाएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए वापस क्वेश्चन पे। तो आपने क्या क्या देखा फतेहपुर सीकरी में? सलीम चिश्ती साहब का टॉम्ब देखा, मकबरा देखा, मॉस्क देखी, बिल्कुल देखी। बुलंद दरवाजा देखा, बिल्कुल देखा। मरियम का महल भी देखा, देखा नहीं है लेकिन वहाँ पे है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। 15वां क्वेश्चन मैचिंग कराना जल्दी से। देखो इस तरह के क्वेश्चन याद तो रहते नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वही बस याद रहता है। जैसे अबुल फजल साहब की एक किताब आप लोगों को हमेशा याद रहता होगा, अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा इनकी याद रहती है बुक। लेकिन ये तारीख अकबरी तो इन्होंने नहीं लिखी ना, तो ये तो गलत मैच है। तारीख अकबरी जो लिखी है ये आरिफ कांधारी साहब ने लिखी है, ठीक है। आरिफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आरिफ कांधारी, आरिफ कांधारी, ठीक है। तो अबुल फजल साहब ने ये नहीं लिखी है, तो इसलिए ये गलत मैच है। बाकी सही मैच है। आलमगीर नामा, मोहम्मद काजिम। वीडियो पॉज करके थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इतना जल्दी तो याद होने वाला है नहीं। इकबाल नामा मोता, ये क्या लिखा? इकबाल नामा मोतामिद खान। फुतूहत आलमगीरी, ये इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किताब है। इन दोनों को तो बिल्कुल खास तौर से याद रखें। ये ईश्वरदास नागर, ठीक है। तो गलत मैच सिर्फ डी ऑप्शन है। ये दो याद नहीं है, कोई बात नहीं, इसको याद रखना और डी को भी याद रखना, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिए। 16वां क्वेश्चन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। अभी हम लोगों ने बलबन पे एक क्वेश्चन किया था। बलबन के बारे में हम लोगों को पता है कि इन्होंने लोहे और रक्त की नीति इन्होंने अपनाई थी, ठीक है। अपने विरोधियों को या फिर जिनसे वो नफरत करते थे अमीरों से, उनको कंट्रोल करने के लिए अपना शासन शक्तिशाली बनाया, ठीक है। इनकी प्रथाएं भी पड़ी थी, इनके राज दरबार में जो प्रथाएं चलती थी, जैसे सिजदा हम लोगों ने पढ़ा, पेबोस पढ़ा, ठीक है। तो उन सब से क्या सो रहा है? इन सब प्रथाओं से ये सो रहा है कि आप सुपर डोमिनेंट होना चाह रहे हैं। आपने कॉर्प्स ऑफ 40 पढ़ा, ठीक है। अमीर चहलगनी पढ़ा, उसको भी बलबन साहब ने खत्म करवा दिया था, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर दिया था। भले ही बलबन इल्तुतमिश के समय पर इस ग्रुप के मेंबर रहे हों, ठीक है। ये तो कुछ फैक्ट थे इनके बारे में। अब जल्दी से हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। इसका कारण सिजदा पेबोस प्रथा थी या फिर और कुछ था? इन्होंने अपने पद को दैवीय बना दिया था, ठीक है। इन्होंने अपने पद को दैवीय बना दिया था, ठीक है। उसके कारण इन्होंने पूरी शक्ति, पूरा शासन जो है वो अपने हाथ में ले लिया था, ठीक। कारण में सिजदा और पेबोस नहीं था, यानी ये अपने आप में दोनों सेपरेटली सही हैं, ठीक है। लेकिन कारण नहीं है कथन का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और दोनों सही हैं, किंतु आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है को, ठीक। चलिए आगे करें। चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन है, मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में आक्रमण के संबंध में कौन सा गलत है? जल्दी से देख ले रहे हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। और ये इन्होंने जो कूच की थी दक्षिण भारत में, वो किस लिए की थी? वो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए, ठीक है। लूटने के लिए की थी, ना कि कोई शासन वहाँ पर स्थापित नहीं करना था इनको। ये जो मदुरई जगह है तमिलनाडु में, यहाँ से तो बहुत बड़ी मात्रा में संपत्ति लूट के गए थे मलिक काफूर साहब। यदि मैं यहाँ पे रनिंग हैंड में इंडिया का मैप बनाऊँ तो इस एरिया में इन्होंने कूच किया था, ठीक है। और ये जो मालाबार क्षेत्र दिख रहा है, मालाबार क्षेत्र कहाँ पे है? इस तरफ है, ठीक है। तो इस तरफ यहाँ पे आक्रमण के इनके साइन नहीं मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन ठीक है, उसने तेलंगाना क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये ठीक है। उसने लक्षद्वार समुद्र यानी कर्नाटक पर आक्रमण किया, ये भी ठीक है। मदुरई से तो वो संपत्ति लूट के ले ही गए थे, ठीक। मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण नहीं किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है उसने मालाबार क्षेत्र पर आक्रमण किया, क्योंकि हम लोग को गलत बताना है तो गलत डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, इस तरफ है, जल्दी से आ जाइए। 18वां क्वेश्चन देखिए, घड़ी और ग्रहकर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये आसान सा क्वेश्चन है। घड़ी और ग्रहकर किस पे लगाया जाता था? घरों और झोपड़ियों पे लगने वाला टैक्स था, ठीक है। टैक्स था। और किसने लगाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी साहब का था। अलाउद्दीन खिलजी साहब ने टैक्स लगाया था। इनके द्वारा लगाया गया एक टैक्स और क्वेश्चन पूछता रहता है, चराई कर, ठीक है। इसको भी याद रखना, चराई कर यानी दूध देने वाले जो जानवर थे उन पे भी ये टैक्स लगाते थे, जिसका नाम था चराई कर, घर लिख दिया मैंने, चराई कर, ठीक। चलिए आगे आइए। 19वां क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जिले इलाही का संबंध किससे है? जिले इलाही का मतलब क्या होता है? इमेज ऑफ गॉड, ठीक है। इमेज ऑफ गॉड यानी ईश्वर का प्रतिबिंब। और ऐसा राजा कौन था जिसने अपना पद देवीय घोषित कर दिया था? हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, देवीय घोषित किसने किया था? बलबन साहब ने, ठीक है। बलबन साहब ने। तो जिले इलाही का संबंध बलबन से है। देवीय का मतलब था, बलबन साहब कहते थे कि धरती पर जो भगवान का स्वरूप है, भगवान की इमेज है, वो हम है, ठीक है। यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रतिनिधि अपने आप को समझते थे बलबन साहब। चलिए आगे आइए। 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामवेद की शाखा नहीं है? देखो ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसको भी पढ़ भी लोगे तो भूल जाओगे।
कौमिय, राणायनीय और जैमिनीय, ये 3 जो हैं ये सामवेद की शाखा हैं, ठीक है। और शौनक जो है वो अथर्ववेद की शाखा है। बट इसका क्या मतलब है, याद रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, तो इसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाएगा एग्जाम में, छोड़ देंगे। वेद तो हम लोग को ठीक से याद नहीं होते हैं, शाखा कौन याद रखेगा। खैर, जिनका हिंदी लिटरेचर या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना, वो आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद फिर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और आरओ के लिए बिल्कुल से आप लग जाइए। और यूपी पीसीएस दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज की है 2021 की, दृष्टि चैनल पे पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। वो भी बहुत हेल्प करेगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया।